नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है सजदा प्यार का और इस कहानी के 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 8वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, इस 8वें पार्ट को शुरू करते हैं। अनुराग की बात सुन शिवम हैरानी से उसे देखने लगता है। फिर उसको रोकते हुए बोलता है, प्यार करती है क्या? क्या कह रहा है तू? रुक यार अनुराग, तू क्या बोलते जा रहा है? अंजलि मुझसे। फिर थोड़ा गुस्से में, क्या फालतू की बकवास कर रहा है? अनुराग, बकवास मैं कर रहा हूँ या तुझे कुछ दिखाई ही नहीं देता, या जानबूझकर तू अनजान बन रहा है? अंजलि का तेरे लिए प्यार हम सबको दिखता है और हम सभी दोस्त जानते हैं कि अंजलि तुझसे प्यार करती है, सिर्फ एक तेरे सिवाय। शिवम, क्या कह रहा है यार तू भी? देख, अंजलि अच्छी लड़की है, पर मैंने उसे सिर्फ एक दोस्त की नज़र से ही देखा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अनुराग, तेरी प्रॉब्लम क्या है शिवम? माना कि तूने अब तक उसे एक दोस्त ही समझा, पर अब तो तुझे मालूम चल गया ना कि वो तुझसे प्यार करती है। तो अब तू क्या सोच रहा है उसके बारे में, ये बता। तेरे मन में उसके लिए क्या फीलिंग है, ये बता मुझे। शिवम, देख यार अनुराग, मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग ही नहीं है अभी। और फीलिंग तब ना आएगी जब प्यार हो, पर मैं तो उससे प्यार ही नहीं करता। जैसा कि तूने बताया कि वो मुझसे प्यार करती है, एक तो मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बस इतना जानता हूँ कि मैं दो लोग एक रिश्ते में तब बनते हैं जब उन दोनों के बीच में प्यार होता है। जैसे तेरे और प्राची के बीच, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, पर यहाँ तो सिर्फ एक ही करता है प्यार, और मैं तो उसे सिर्फ दोस्त के रूप में ही देखता रहा हूँ। अंजलि के लिए मेरे मन में कुछ हो तब ना सोचूं उसके बारे में मैं। देख, अब मैं और कुछ नहीं बोल सकता इस बारे में, तू समझ थोड़ा मुझे भी। कहकर शिवम चुप हो जाता है। अनुराग को भी समझ नहीं आता कि अब क्या बोले उसे, या कैसे समझाए शिवम को, क्योंकि उसे अंजलि के लिए बहुत बुरा लग रहा था। पर शिवम जो बोल रहा था वो भी उसकी जगह सही है। दोनों थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहते हैं। शिवम को कुछ समझ नहीं आता कि क्या कहे, तो वो अपने मोबाइल में फिर से पबजी खेलने लगता है। पर अब उसका मन खेलने में नहीं लग रहा था। उसे देख अनुराग को थोड़ा गुस्सा आ जाता है कि उसे अंजलि की भावनाओं की कोई परवाह ही नहीं। इसका मन तो ये पबजी में लगा है। कैसा दोस्त है मेरा, जिसे किसी लड़की के इमोशंस की कोई कदर नहीं। वो अपना गुस्सा शिवम पर उतारने ही वाला था कि तभी अंजलि केबिन में एंटर करती है। उसे आया देख अनुराग और शिवम दोनों उसकी तरफ देखते हैं। अंजलि एक फाइल अनुराग को देते हुए कहती है, सर आप इसे एक बार देख लीजिए, मीटिंग का टाइम हो गया है तो मैं निकलती हूँ। अंजलि शिवम की तरफ एक बार भी नहीं देखती। वो अनुराग से बात कर सीधा निकल जाती है। पर अनुराग उसकी लाल आंखों को देख सब समझ जाता है कि अंजलि सब सुन चुकी है, और वो रोई भी है। उसे उसके लिए बहुत दुख होता है और शिवम पर गुस्सा भी आता है। अंजलि के ऐसे बर्ताव से शिवम को बहुत अजीब लगता है। वो थोड़ा चिंतित होकर अनुराग की तरफ देखकर उससे बोलता है, यार अनुराग, कहीं अंजलि ने तुम्हारी बात तो नहीं सुन ली? उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा, और अगर मेरी बात सुन ली होगी तो क्या सोचेगी यार वो मेरे बारे में? वो थोड़ा परेशान सा हो जाता है। शिवम को इस तरह परेशान होते देख अनुराग को बहुत गुस्सा आता है। वो कुछ नहीं बोलता उससे। उसकी चुप्पी देख शिवम खिंच कर उससे बोलता है, अब कुछ बोलेगा भी? मैं क्या पूछ रहा हूँ तुझसे? अनुराग पहले तो उसे घूर कर गुस्से से देखता है, फिर कुछ सोच कर मुस्कुराने लगता है। शिवम उसे ऐसे मुस्कुराते देख हैरानी से उससे पूछता है, तू पागल हो गया क्या यार? यहाँ मैं परेशान हूँ कि अंजलि क्या सोच रही होगी, कहीं उसने सुन तो नहीं लिया सब। और एक तू है जो मुस्कुराए जा रहा है। साले तू दोस्त है या दुश्मन? अपने ही दोस्त को परेशान देख मुस्कुरा रहा है। अनुराग अब उसकी बात सुन हंसने लगता है, जिसे देख शिवम को और भी गुस्सा आ जाता है। और वो वहीं पास पड़ी फाइल जो अभी अंजलि अनुराग को देकर गई थी उसे अनुराग की तरफ फेंकता है। तो अनुराग उसे कैच करते हुए उससे कहता है, अपना गुस्सा इस फाइल पर क्यों निकाल रहा है साले? और सुन, पागल मैं नहीं तू हो गया है, वो भी अंजलि के प्यार में। उसकी बात सुन शिवम हैरानी से उसे देखकर बोलता है, फिर बकवास शुरू कर दी ना तूने अनुराग? अनुराग, बकवास नहीं सच बोल रहा हूँ मैं। और मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ? क्योंकि तू अपनी ही फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा है पागल। एक तरफ तू बोलता है कि तेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है, और दूसरी तरफ तू उसके लिए परेशान हो रहा है कि उसने कुछ सुन तो नहीं लिया। क्या सोचेगी वो? उसकी बात सुन शिवम कुछ कहने के लिए मुंह खोलता ही है
कि उससे पहले ही अनुराग उसके पास आ वहीं टेबल पर बैठ उससे बोलता है, अब तू चुप रह और मेरी बात ध्यान से सुन। तू कहता है ना कि तेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है, तो वो क्या था जो कल हम सब ने देखा? तेरा बार बार अंजलि को देखना, उसकी परवाह करना। फिर जब उस लड़के ने अंजलि को परेशान किया, तब तू क्यों गया था उसके पास? अंजलि से दूर करने? और फिर उस लड़के से अंजलि को बचाना, उसके लिए लड़ना, ये सब क्या है? और फिर अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन कर उसे दिखाते हुए, और अब तू खुद ही देख अपना ये थोबड़ा जो मार खाकर सूजा हुआ है। ये चोट किसके लिए खाई थी तूने? अंजलि के लिए ही ना? ये सब बातें यही कह रही हैं कि तेरे दिल में भी उसके लिए कुछ खास एहसास है। क्या अब भी तुझे डाउट है कि तेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं? पागल, तू खुद अपने ही दिल की बात नहीं सुन पा रहा है। एक बार अकेले में खुद सोच कर देख ये सब बातें, तुझे खुद ही एहसास हो जाएगा कि तुझे भी प्यार है अंजलि से। तभी अनुराग का फ़ोन बजने लगता है, तो वो फ़ोन पर बातें करने लगता है। फ़ोन के उस तरफ अंजलि रहती है। वो अनुराग से बोलती है, सर, मिस्टर मेहता से मेरी बात हो गई है। हमारी डील पक्की हो गई है, पर मिस्टर मेहता को इस प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। तो आप अगर फ्री हो तो उनसे मिल लीजिएगा। फिर थोड़ा रुक कर, सर, एक और बात है। ऑफिस का काम आज का तो लगभग पूरा हो गया है। प्राची का कॉल आया था, उसे कुछ हेल्प चाहिए मेरी। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं यहाँ से उसके पास चली जाऊँ। अनुराग समझ जाता है कि अंजलि अभी शिवम का सामना करना नहीं चाहती है। वो उससे तुरंत बोलता है, इट्स ओके अंजलि, तुम चली जाओ, मैं मिस्टर मेहता से मिल लेता हूँ। शिवम अंजलि का नाम उसके मुंह से सुनता है तो उसकी तरफ देखने लगता है। अनुराग अपना फ़ोन और एक फ़ाइल उठा उससे कहता है, शिवम, तू बैठ यहाँ और आराम से सोच पहले कि तेरे दिल में अंजलि के लिए क्या जगह है। तब तक मैं अपना एक काम निपटा कर आता हूँ। ये कह अनुराग वहाँ से बाहर निकल जाता है। शिवम वहीं बैठे बैठे सोचने लगता है और उसके दिमाग में अब अनुराग की कही हुई बातें घूम रही थी। यहाँ अंजलि अपनी मीटिंग ख़त्म कर प्राची के घर आ जाती है। दोनों ही अगले दिन शादी की शॉपिंग करने का सोचते हैं और एक पूरी लिस्ट तैयार कर लेते हैं कि क्या क्या लेना है उन्हें पहले। तब तक सुनैना जी भी आ जाती हैं और उन दोनों को खाना खाने को कहती हैं। तीनों साथ में बैठकर लंच करते हैं। अंजलि प्रसून के बारे में पूछती है तो सुनैना जी उसे बताती हैं कि वो स्कूल गया है, इस बार 12th है उसका, तो ज़ोर शोर से पढ़ाई में जुटा है। वैसे भी एक हफ्ते बाद से शादी की तैयारियों में जुट जाएंगे तो उसकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, इसलिए अभी जितना ज़्यादा हो सके पढ़ता रहता है। अंजलि सुनैना जी से कहती है, आंटी जी, प्रसून को कोई भी प्रॉब्लम हो पढ़ाई में तो बोलना, चिंता ना करे, मुझसे बात कर सकता है वो, मैं उसकी हेल्प कर दूंगी। उसकी बात सुन प्राची तुरंत बोलती है, अरे हाँ माँ, मैं तो भूल ही गई, ये तो टॉपर रही है स्कूल में, तो इससे अच्छी हेल्प और कौन कर सकता है प्रसून की। ये सुन अंजलि फीकी मुस्कान से हंसती है जो प्राची को थोड़ा अजीब लगता है। वैसे भी जब से अंजलि आई है बुझी बुझी सी लग रही थी। ये बात प्राची नोट कर लेती है। दोनों जल्दी से खाना फिनिश करते हैं और प्राची अंजलि को लेकर अपने रूम में आ जाती है और सीधा उससे पूछती है, क्या बात है अंजलि, कुछ हुआ है क्या आज? बड़ी उदास लग रही हो, जब से आई हो चुप चुप सी हो। मैंने एक बात और नोटिस की है, मैं जब जब शिवम सर का नाम ले तुझे छेड़ रही हूँ, तेरा चेहरा उतरा जा रहा है। वरना पहले तो उनके नाम से ही शर्मा जाती थी, और आज उनके नाम लेने पर गुस्सा दिख रहा है तेरे चेहरे पर। आखिर बात क्या है अंजलि, प्लीज़ बता ना। अंजलि बेड पर बैठती हुई, कुछ नहीं यार, क्या बात होगी, कोई बात ही नहीं, बस आज मन नहीं लग रहा, शायद थकान की वजह से हो ऐसा। फिर बात को बदलने के उद्देश्य से कहती है, वैसे भी अब तेरा काम भी अनुराग सर मुझसे करवाते हैं तो मैडम जी, थोड़ा गुस्सा तो आएगा ही ना। चल छोड़ अब ये सब बातें, और एक बार लिस्ट चेक कर ले, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। फिर मैं घर जाऊँ, कल संडे है तो ऑफिस तो बंद रहेगा, तो सुबह जल्दी ही आ जाऊँगी। प्राची भी उसके पास बैठते हुए, देख अंजलि, बात मत बदल तू, बहुत अच्छे से जानती हूँ तुझे, कोई तो बात है जो छुपा रही है तू मुझसे, अब सीधे से बताती भी है या नहीं? प्राची थोड़े गुस्से से उससे बोलती है तो अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देख प्राची उससे प्यार से बोलती है, सॉरी अंजलि, मैं बस तुझसे वो बात जानना चाहती थी जिसकी वजह से तू इतनी उदास है। तू अभी नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, चल बाद में बता देना। तभी पीछे से आवाज़ आती है, मैं बताता हूँ सब, वो कुछ नहीं बताएगी,
प्राची तुम्हें। आवाज़ सुनकर दोनों पलट कर देखती हैं तो पीछे अनुराग खड़ा रहता है। प्राची अनुराग को देख खुश हो जाती है और जाकर उसके गले लग जाती है। वही अंजलि उन दोनों को देख जल्दी से अपने आंसू पोंछती हुई उठती है और उनसे कहती है, आप दोनों बात कीजिए, मैं चलती हूँ अब। पर अनुराग उसे रोकते हुए कहता है, रोको अंजलि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अंजलि, जी सर, कहिए। अनुराग प्राची का हाथ थामे ही अंजलि के पास आता है और दोनों को बैठने के लिए कहता है। दोनों वहीं बैठ जाती हैं। प्राची अनुराग की तरफ देखते हुए, अनुराग क्या हुआ, आखिर बात क्या है। अंजलि भी आज उदास सी है। फिर कुछ सोचते हुए, कहीं तुमने आज अंजलि को डांटा तो नहीं। उसकी बात सुन अनुराग के कुछ बोलने से पहले ही अंजलि बोल पड़ती है, अरे नहीं प्राची, कुछ भी नहीं हुआ है और सर ने भी मुझे नहीं डांटा है। तू क्यों बात को इतना बढ़ा रही है, जब कोई बात ही नहीं है तो। अनुराग, रहने दो अंजलि, इसे यही लगता है कि मैं हमेशा सबको डांटता रहता हूँ। खैर ये सब छोड़ो, पहले जो काम की बात है वो करें हम। फिर अंजलि की तरफ देखते हुए, प्राची मैं जानता हूँ कि अंजलि आज क्यों उदास है। और वो आज सुबह अंजलि से जाने तक की सारी बातें प्राची को बता देता है, जिसे सुन प्राची भी हैरान हो जाती है और अंजलि की आंखें फिर से नम हो जाती हैं। अनुराग उसकी आंखों में आंसू देख, अंजलि प्लीज़ इस तरह उदास मत हो, बस थोड़ा सा टाइम शिवम को दे दो। उसके दिल में भी तुम्हारे लिए जगह है, पर वो खुद अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा है। हम सब उसे समझाएंगे, देखना वो बहुत ही जल्द तुमसे अपने प्यार का इजहार करेगा। बस थोड़ा सा वक्त और। उसकी बात बीच में ही काटते हुए अपने आंसुओं को पोंछते हुए अंजलि उससे बोलती है, नहीं सर, अब कुछ भी नहीं। जब शिवम जी मुझसे प्यार ही नहीं करते तो आगे कोई भी बात करने का कोई मतलब ही नहीं। प्यार दिल से होता है और उनके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग भी नहीं है, तो ऐसे ज़बरदस्ती उनके दिल में मेरे लिए जगह बनाना सही नहीं। फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए, आप दोनों प्लीज़ मुझसे वादा कीजिए कि कोई भी उनको इस बात के लिए ना तो अब फोर्स करेगा और ना ही अब इस बारे में उनसे कोई भी बात करेगा। फिर प्राची का हाथ पकड़ते हुए, आरो प्लीज़ मेरी इतनी सी बात मान ले। प्राची, लेकिन अंजलि हम एक बार कोशिश तो कर सकते हैं शिवम जी से बात करने की। तू मेरी बात। नहीं आरू प्लीज़, प्लीज़ अब कोई और बात नहीं। मेरे खातिर क्या आप दोनों मेरी छोटी सी बात भी नहीं मान सकते। प्लीज़ सर, आप तो समझो मुझे। और ये कहकर अंजलि रोने लगती है। वो अंदर से बहुत टूटी हुई रहती है। अनुराग और प्राची उसकी हालत देख उसे और दुखी नहीं करना चाहते, इसलिए उससे वादा करते हैं कि वो दोनों शिवम से इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अंजलि वैसे तो अंदर से बहुत टूट चुकी थी, क्योंकि उसके पहले प्यार ने ही उसे रिजेक्ट कर दिया था। पर वो दूसरों के सामने खुद को कमज़ोर होता नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने खुद को काम में इतना बिजी कर लिया था कि उसे शिवम जी की याद भी ना आई। उसने अनुज और सोनम से मिलकर प्राची की शादी की सारी शॉपिंग, सारी तैयारियां करवा दी थी। प्राची ने जब अनुज और सोनम को अंजलि और शिवम की बात बताई और अंजलि का उससे और अनुराग से वादा करवा लेने की बात बताई, तो अनुज और सोनम दोनों सोच में पड़ गई। फिर सोनम थोड़ी देर बाद कुछ सोचकर खुश होते हुए उन दोनों से कहती है, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे अंजलि को दिया हुआ वादा भी नहीं टूटेगा और शिवम भाई को भी अपने प्यार का एहसास हो जाएगा। ये कहे वो प्राची और अनुज के कान में कुछ बताती है, जिससे तीनों के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और तीनों खुश होकर एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। दिन यूं ही निकल रहे थे। अनुराग और प्राची पहले की तरह ही रोज़ मिलते और ढेर सारी बातें करते। उनकी सुबह फ़ोन पर गुड मॉर्निंग से और देर रात घंटों बातें कर निकल जाती। फिर भी न जाने क्यों उन दोनों को चैन नहीं मिलता, जब तक वो रोज़ एक दूसरे को देख ना ले। उनका प्यार एक दूसरे के लिए दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से समझने लगे थे कि बिना बोले ही एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाते कि अगला क्या बोलने वाला है। शादी की सभी तैयारियां भी दोनों एक दूसरे की पसंद के हिसाब से कर रहे थे, चाहे वे कपड़े हों, ज्वेलरी हो या जो भी हो। प्राची हर चीज़ अनुराग की पसंद के हिसाब से ही खरीद रही थी, वहीं अनुराग ने भी हर चीज़ प्राची के मन मुताबिक ही ली थी। और तो और उसने अपने रूम को भी प्राची की पसंद के हिसाब से ही डेकोरेट करवा लिया था। उस रूम में प्राची की पसंद की हर चीज़ मौजूद थी। दोनों ही बहुत खुश थे। इधर शिवम भी अपने होटल के काम में बिजी हो गया था और अंजलि ने तो अपने आप को इतना व्यस्त कर लिया था कि उसके मम्मी पापा भी हैरान थे उसे ऐसे देखकर। अंजलि उनकी इकलौती लड़की थी।
पैसों की कभी कोई कमी नहीं थी। अंजलि के पापा एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर थे। उनकी भी अच्छी खासी इनकम थी और माँ भी एक स्कूल में प्रिंसिपल थी, साथ ही साथ सोशल वर्कर भी थी। तो उन दोनों ने ही अंजलि को भी कभी किसी चीज़ या किसी बात के लिए मना नहीं किया था। अंजलि का कॉलेज कंप्लीट होने के बाद उसकी इच्छा थी कि वो भी अपनी मम्मी पापा के जैसे खुद के पैरों पर खड़ी रहे, वो भी अपने बलबूते पर। इसलिए उसने 4 साल पहले अनुराग की कंपनी में इंटरव्यू दिया था और जॉब के लिए सेलेक्ट हो गई थी। हमेशा चहकते रहने वाली अंजलि कुछ दिनों से खामोश और चुपचाप सी थी। तो उसके मम्मी पापा उसके लिए परेशान थे। उन्होंने अंजलि से बात की, उससे पूछा कि बेटा कुछ परेशानी है तो बताओ, हम सब मिलकर ठीक कर देंगे। अंजलि ने बात ही बदल दी ये कहते हुए, अरे मम्मा पापा, कोई परेशानी नहीं है, बस मैं ऑफिस के कामों में बिजी हूँ ना, इसलिए आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही हूँ। वो क्या है ना पापा, अनुराग सर और आरू की शादी के पहले सारा पेंडिंग वर्क कंप्लीट करना है ना, नहीं तो बाद में और परेशानी होगी। और मुझे वैसे भी अपनी आरू की शादी में फुल एंजॉय करना है, तो अभी कुछ दिन थोड़ा काम ज़्यादा निपटा लूँ। फिर हंसते हुए, पापा मम्मी अभी आप लोग कुछ दिन आराम से बिता लो, फिर तो मैं हूँ ही आप दोनों को परेशान करने के लिए। ये मत सोचना कि आप दोनों बच जाएंगे मेरी शैतानियों से। उनकी बात सुन उनके मम्मी पापा भी थोड़े हंस देते और पापा उसके सर पर हाथ रख, हाँ बेटा जी, हम लोगों को भी तेरी शैतानियों की आदत है, तो बस तू यूं ही हंसते मुस्कुराते रहा कर। तुझे ऐसे हंसते खिलखिलाते देखकर ही हमारे दिल को सुकून मिलता है। अंजलि, जी पापा, लव यू, ये कहते हुए वो अपने पापा को किस देती। उसके पापा भी उसे लव यू टू बेटा कहते। तो पास खड़ी उसकी मम्मी उससे कहती, सारा प्यार पापा के लिए और हमें हमारी किस, वो हमको कौन देगा, कहते हुए अंजलि की तरफ बड़े ही प्यार से देखती। अंजलि अब थोड़े शरारत के अंदाज में बोलती, वो आपको पापा दे देंगे, क्यों, है ना पापा, और ये कहते हुए वहाँ से भाग जाती। उसकी बात सुन पापा हंसने लगते और मम्मी शर्मा जाती। फिर थोड़ा बनावटी गुस्सा होते, पागल है ये लड़की, कुछ भी बोल देती है। तो अंजलि के पापा उनके पास आकर प्यार से गले में हाथ डालकर उनसे कहते, पागल कहाँ, सही तो कह रही है वो, आइए हम आपको किस दे देते हैं। अंजलि की मम्मी ये सुन और भी शर्मा जाती। फिर अंजलि के पापा को धक्का देते हुए, आप भी ना, शर्म नहीं आती आपको, इस उम्र में भी ऐसी हरकतें करते हुए, इसके साथ साथ आप भी बच्चा बन जाते हैं। तभी दूसरे रूम से अंजलि की आवाज़ आती, अरे आप दोनों का ये रोमांटिक सीन ख़त्म हो जाए तो प्लीज़ खाना लगा दीजिएगा। उसकी बात सुन मम्मी पापा दोनों हंसने लगते और मम्मी खाना लगाने किचन में चली जाती। अंजलि ये बात अच्छे से जानती थी कि अगर वो इस तरह उदास रही तो मुझे देखकर सबसे ज़्यादा दुख मम्मी पापा को होगा और वो उन्हें कभी दुखी नहीं देखना चाहती थी। इसलिए अंदर से दुखी होने के बावजूद भी वो खुश होने का नाटक करती। धीरे धीरे एक हफ्ता निकल जाता है। अब शादी में सिर्फ 4 दिन ही शेष रहते हैं। आज प्राची सुबह जल्दी उठ जाती है और सबसे पहले अनुराग को गुड मॉर्निंग माय लव का मैसेज कर जल्दी से नहाने चली जाती है। फिर आकर माँ के पास रसोई में उनकी मदद करने चली जाती है। प्राची को आज सुबह सुबह रसोई घर में देख सुनैना जी बड़े प्यार से उससे पूछती है, बेटा प्राची, इतनी सुबह उठ गई आज, कुछ चाहिए है क्या। प्राची भी प्यार से सुनैना जी के गले लगते हुए, हाँ माँ, आज नींद खुल गई जल्दी, तो सोचा आपकी कुछ मदद कर दूँ। सुनैना जी, रहने दे बेटा, अब जाते जाते और मोह मत बढ़ा मुझसे, तेरे जाने के बाद तो मुझे अकेले ही देखना है ये सब, कैसे रहूँगी तेरे बिना मैं, पर एक दिन तो तुझे जाना ही था और वो घड़ी अब आ गई। ये बात वो मन ही मन सोचते हुए बस प्राची को बड़े प्यार से देखती ही जा रही थी। उसकी आंखें भर आई तो प्राची उनसे पूछती है, क्या सोचने लगी माँ, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रही है मुझे। सुनैना जी धीरे से अपनी नम आंखें पोंछती है और प्राची से बोलती है, कुछ नहीं बेटा, बस तुझे नज़र भर के देख लेना चाहती हूँ, अब तू शादी कर चली जाएगी तो कैसे देख पाऊंगी तुझे। इतना सुनते ही प्राची तोड़कर सुनैना जी के गले लग जाती है। माँ से दूर होने का सोचते ही उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब टूट पड़ता है। अब तक प्राची अनुराग के प्यार में इस तरह डूबी थी कि उसे इस बात का होश ही ना था कि अब उसे माँ और प्रसून से दूर होना पड़ेगा। वो रोए जा रही थी।
सुनैना जी भी अब अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। दोनों ही एक दूसरे के गले लगे हुए अविरल रोए जा रहे थे। जब रोते रोते प्राची हिचकने लगी तो सुनैना जी बड़े प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए कहती हैं, बस कर बेटा, चुप हो जा। तू इस तरह रोएगी तो मैं कैसे रह पाऊंगी तेरे बिना। पर प्राची उनसे रोते हुए कहती है, नहीं माँ, मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी माँ। ये कहते हुए वो और भी ज़्यादा सिसकने लगती है। तो सुनैना जी उससे कहती हैं, धत पागल, ऐसा कोई कहता है क्या? ऐसा नहीं कहते बेटा। और फिर बड़े प्यार से उसे चुप करवाते हुए उसके आंसू पोंछती है और उसे समझाती है, बेटा ये तो दुनिया की रीत ही है। हर बेटी को एक दिन विदा होना ही पड़ता है। अपनी माँ का आंचल छोड़ ससुराल की चुनरी ओढ़नी ही पड़ती है। और फिर तेरा ससुराल तो कितना अच्छा है, सब लोग वहाँ कितने अच्छे हैं। बस तू भी उन सभी का बहुत ख्याल रखना। सबको मान देना बेटा, बड़ों का सम्मान करना, खास तौर पर जया बहन का। वो दिल की बहुत अच्छी और सुलझी हुई महिला है। उनका दिल कभी मत दुखाना बेटा, उनकी हर बात मानना। और तभी पीछे से आवाज़ आती है, और उनके रोज़ पैर दबाना, मालिश करना। डांट दे तो चुपचाप सुन लेना, बहस मत करना। जीजू का भी ख्याल रखना, वगैरह वगैरह टाइप, है ना माँ? आवाज़ सुन सुनैना जी और प्राची पलट कर देखती हैं तो प्रसून आंखें बंद करे रसोई घर के दरवाजे पर सिर टिकाए खड़ा था और माँ की तरफ देख बोल रहा था। उसकी बातें सुन उन दोनों को हंसी आ जाती है। प्रसून उसके हंसने की आवाज़ सुन आँख खोलते हुए उसके पास आता है और सुनैना जी से बोलता है, क्या माँ, आप भी ना सुबह सुबह दीदी को प्रवचन दे रही हो? सुनैना जी ये बात सुन उसके कान पकड़ते हुए, प्रवचन क्या कहा तूने? मैं प्रवचन दे रही हूँ? और अभी तू क्या कर रहा था मेरी नकल उतार कर? अब बोल। प्रसून अपना कान पकड़े, आ माँ, आउच, अरे कान तो छोड़ो माँ, प्लीज कान तो छोड़ो माँ, तब ना कुछ बोलूँ। सुनैना जी उसके कान छोड़ देती है। प्राची ये देखकर हंसने लगती है तो प्रसून उससे बड़े ही भोलेपन से बोलता है, क्या दीदी, एक तो आपका पक्ष ले रहा हूँ, ऊपर से आप मुझ पर ही हंस रही हैं। प्राची अपनी हंसी रोकते हुए, मेरा पक्ष? वो कैसे? प्रसून, अरे दीदी, जो बातें माँ आपको बता रही है वो तो आप खुद ही जानती हो। और फिर प्राची से चिपकते हुए, मेरी दीदी इतनी समझदार है कि वो कभी कोई गलत काम नहीं करेगी। वो तो वैसे ही सब लोगों का यहाँ ख्याल रखती है, वहाँ भी रखेगी। फिर थोड़ा उदास होते हुए, बस हमसे थोड़ा दूर चली जाएगी। पर आप चिंता मत करना दीदी, मैं ना जब भी मन करेगा मिलने आ जाया करूँगा। वैसे भी आपकी शादी यहीं लोकल ही तो हो रही है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। और जीजू भी इतने प्यारे हैं, तो मैं तो रोज़ मिलने आऊँगा आपसे। उसकी बात सुन प्राची प्रश्न को गले लगा लेती है। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं और नम आंखें लिए वो प्रश्न का माथा चूमते हुए कहती है, बिल्कुल मेरे भाई, तू कभी भी अपनी प्यारी दीदी से मिलने आ सकता है, किसी भी वक्त। सुनैना जी उन दोनों को ऐसे देखकर अपने आंसू पोंछती हुई उनके सर पर प्यार से हाथ फेरती है। फिर उन दोनों को जल्दी से तैयार होने को कहती है, क्योंकि आज से सारे रिश्तेदार घर आ जाएंगे। और फिर वो बाकी की व्यवस्था देखने में लग जाती है। प्राची भी उनकी मदद करने में लग जाती है और प्रसून नहाने चला जाता है। इधर अनुराग के घर में भी सब रिश्तेदार आ चुके रहते हैं। नीरज जी, नीलिमा जी भी 2-4 रोज़ पहले ही आ गए थे और शादी की तैयारियों में जया जी की मदद कर रहे थे। अनुराग भी सुबह उठते ही सबसे पहले प्राची का मैसेज देखता है, फिर उसको रिप्लाई में गुड मॉर्निंग मेरी जान और किस वाला फेस भेजता है। आज उसे जया जी से कुछ ज़रूरी बात कहनी थी। उसने एक बहुत सोच विचार कर एक निर्णय लिया था जिसे वो सबको बताना चाहता था। इसलिए वो जल्दी से नहाकर तैयार होकर नीचे आ जाता है। वहाँ वो जया जी, नीरज जी और नीलिमा जी को एक कमरे में बुलाता है और उन सबको आराम से बैठाते हुए अपनी बात बताता है। तो वहाँ पहले तो खामोशी छा जाती है। सब सोचने लगते हैं कि अनुराग ये क्या करना चाहता है। पर फिर नीरज जी मुस्कुराते हुए उठकर अनुराग के गले लगा लेते हैं और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहते हैं, शाबाश बेटा, हम सब तुम्हारे इस निर्णय में तुम्हारे साथ हैं बेटा जी। उनकी आंखों में आज खुशी के आंसू थे। वो नम आंखों से उससे कहते हैं, अनुराग बेटा, आज भाई साहब होते तो उनका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाता। तभी जया जी और नीलिमा भी उनके पास आती हैं और अनुराग के सर पर हाथ रखती हैं। हम सब बहुत खुश हैं बेटा तेरे निर्णय से, हम सब साथ भी हैं तेरे। अनुराग भी अब बहुत खुश हो जाता है कि सबको उसकी बात पसंद आई।
वो सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और फिर ऑफिस के लिए निकल जाता है, क्योंकि कल से शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी तो ऑफिस भी बंद रहेगा। तो आज सब काम निपटाना था उसे। दोपहर को जब अनुराग ऑफिस का काम निपटाकर प्राची से मिलता है तो उसका उदास चेहरा देखकर चिंतित हो उससे पूछता है, प्राची क्या बात है, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? मेरा गुलाब आज मुरझाए हुए सा क्यों दिख रहा है? पर प्राची बात बदलते हुए दूसरी बात करने लगती है। तो अनुराग उसके पास बैठते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहता है, आरू बात मत बदलो, पहले ये बताओ कि वो बात क्या है जिसने मेरी जान के चेहरे की मुस्कान ही छीन ली है। मेरे लिए सबसे पहले वो बात जानना जरूरी है। अनुराग के इतने प्यार से पूछने पर प्राची कुछ पल उसकी तरफ देखती है, पर आंखों में आंसू आ जाने से वो अपनी नजरें झुका लेती है, जिससे आंसू उसके गालों पर आ गिरते हैं। अनुराग उसके बिना कुछ बोले ही सब समझ जाता है और बड़े प्यार से उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, माँ और प्रसून के बारे में सोचकर दुखी हो ना? प्राची आंखों में हैरानी के भाव लिए अनुराग की तरफ देख धीरे से हाँ में सिर हिला देती है और सिर्फ इतना ही कह पाती है, पर आपको कैसे? उससे पहले कि अनुराग उसकी बात काटते हुए कहता है, प्राची, मैंने तुमसे सिर्फ प्यार ही नहीं किया, तुमको समझा भी है। मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ। तुम चाहकर भी मुझसे कोई बात छुपा नहीं सकती हो। मैं तुम्हारी धड़कनें पहचानता हूँ। फिर हंसते हुए, तुम ये कह सकती हो कि मैंने तुमको तुमसे चुरा लिया है। उसकी बात सुन प्राची को भी हंसी आ जाती है और वो धीरे से अनुराग से कहती है, चोर तो आप हो ही, मेरा सब कुछ तो चुरा लिया आपने। मेरी नींद, मेरा चैन, मेरा दिल, मेरी धड़कन, सब कुछ। और तो और अब देखो मेरी सोच भी आपने चुरा ली। मैं क्या सोचती हूँ वो भी आपको पता है, चोर कहीं के। उसकी बात सुन अनुराग बड़ी अदा से कहता है, कहीं के नहीं, तुम्हारे दिल का चोर। उसे इस तरह अदा से सर झुकाते हुए देख प्राची को जोर से हंसी आ जाती है, तो अनुराग भी हंसने लगता है। फिर हंसते हुए प्राची से कहता है, बस यूं ही हंसते मुस्कुराते रहा करो मेरी जान, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। तुम बिल्कुल भी किसी भी बात की चिंता मत करना, और माँ और प्रसन्न की तो बिल्कुल भी नहीं। मैं हूँ ना, सब देख लूँगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? ये कहते हुए वो प्राची की तरफ देखता है, तो वो हाँ में सिर हिला देती है। अनुराग उससे कहता है, तो बस फिर अब कोई टेंशन नहीं, और आज के बाद ये गुलाब से चेहरा उतरा हुआ नहीं दिखना चाहिए मुझे। प्रॉमिस करो तुम। प्राची उससे प्रॉमिस करते हुए उसके गले लग जाती है। अनुराग भी उसे गले लगाते हुए कहता है, बस कुछ दिन की बात है जान, फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। उसकी बात सुन प्राची को कुछ ध्यान आता है और वो उससे अलग होते हुए कहती है, अनुराग, एक बात बताना तो भूल ही गए हम। कल से शादी की सारी रस्में शुरू हो जाएंगी, तो अब हम आपसे बाहर नहीं मिल पाएंगे। माँ ने घर से बाहर जाने के लिए मना किया है शादी तक। आज ही बड़ी मुश्किल से आई हूँ, घर में सब मेहमान आ चुके हैं। अनुराग उसकी बात सुन शरारत से मुस्कुराते हुए कहता है, उसकी तुम चिंता मत करो। और किसने कहा कि हम मिलेंगे नहीं? देखो तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम रोज़ मिलोगे मुझसे। अनुराग की बात ख़त्म भी नहीं हुई थी कि प्राची बोलती है, पर अनुराग उसकी बात काटते हुए अभी भी शरारती मुस्कान लिए कहता है, मेरी जान, माँ ने तुम्हें बाहर जाने से मना किया है, पर मुझे तो तुमसे मिलने के लिए कोई रोक टोक नहीं है ना। तो मैं तो मिलूँगा तुमसे, वो चाहे भले ही हमें छुप कर मिलना पड़े, पर मैं एक दिन भी तुम्हारा चेहरा देखे बिना नहीं रहूँगा। हाँ, तुम मुझे अभी अपना पागल प्रेमी समझ सकती हो, लेकिन शादी के बाद तो पागल पति हो जाऊँगा। ये कहे वो हंसने लगता है। उसकी बात सुन प्राची भी हंसने लगती है और कहती है, आप सचमुच में पागल ही हैं। वैसे एक बात बोल देती हूँ आपको अनुराग, हम माँ की डांट नहीं खाने वाले, तो हम आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे मिलने में। अब आपका आप जाने। तो अनुराग बुरा सा मुंह बनाते हुए उससे कहता है, जी हुजूर, आप कोई हेल्प मत करना। वैसे भी तुमसे मैं कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता कि कोई हेल्प करोगी तुम। बस इतना कर देना कि जब बुलाऊं तो आ जाना बस। प्राची थोड़ा सोचने वाली स्टाइल में भाव खाते हुए, अब इतना तो हम आपकी बात मान ही सकते हैं, ये कह वो हंसने लगती है। और उसे ऐसे करते देख अनुराग भी हंस देता है। दोनों थोड़ी देर और बातें करते हैं, फिर एक दूसरे को हग करते हुए बाय बोलकर अपने अपने घर चले जाते हैं।
प्राची अनुराग से मिलकर जब घर आती है तो घर में इतने सारे लोगों को देखकर घबरा जाती है। फिर जब सुनैना जी उसे सबसे मिलवाती हैं तो वो सबसे मुस्कुराकर बात करने लगती हैं। तभी पीछे से किसी लड़की की आवाज़ आती है। वो उसकी आंखें बंद कर कहती है, पहचानो तो कौन हूँ मैं। पहले तो प्राची सोच में पड़ जाती है कि कौन हो सकती है ये लड़की। पर जब एक बहुत अलग सी परफ्यूम की महक वो अपने आसपास महसूस करती है तो तुरंत चहकते हुए कहती है, मीरू दीदी। ये अंजना थी, प्राची की भुआ की लड़की, जिसे प्राची सबसे ज़्यादा चाहती थी और उसे प्यार से मीरू दीदी बुलाती थी। अंजना भी उसे प्यार से आरू बुलाती थी। अंजना उसकी आंखों से हाथ हटा उसके सामने जाती है तो प्राची खुशी से उनके गले लग जाती है। फिर उनसे अलग होते हुए उनकी 4 साल की बेटी माही और अजय जीजाजी के बारे में पूछती है। तो अंजना इधर उधर देखते हुए कहती है, अभी तो यहीं थे दोनों, पता नहीं अब कहाँ चले गए। तभी प्राची की आंखों को माही अपने छोटे छोटे हाथों से बंद करती हुई बड़ी ही प्यारी सी मीठी आवाज में बोलती है, बोलो बोलो, कौन हूँ मैं। प्राची जानबूझकर अनजान बनते हुए, हम्म, कौन है आप, हम तो नहीं पहचान पाए आपको। उसकी बात सुन छोटी सी माही अपना मुंह फुलाते हुए, क्या आलू मोची, आपने मुझे क्यों नहीं पहचाना। उसे ऐसा करते देख सब हंसने लगते हैं। तो माही और गुस्सा हो जाती है और अपने पापा की गोद से उतरकर पास पड़ी कुर्सी के दूसरी तरफ मुंह कर बैठ जाती है। माही अपनी तोतली आवाज में बोलती है। प्राची उसके पास जाकर बड़े ही प्यार से उसे अपनी गोद में उठाती है और उसके गाल पर किस देते हुए कहती है, अरे हम तो मजाक कर रहे थे, हम भला अपनी माही को कैसे नहीं पहचानते। ये सुन माही अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर प्राची से कहती है, सच्ची मासी, आप हमें पहचान गई थी। तो प्राची उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए कहती है, मुच्ची मेरी गुड़िया। दोनों को ऐसा करते देख सब हंस पड़ते हैं। सब लोग थोड़ी देर बात करते हैं, फिर रात का खाना खाकर सोने चले जाते हैं। अंजना से थोड़ी देर बात कर प्राची भी अपने रूम में आ जाती है और अनुराग के फ़ोन का इंतज़ार करने लगती है। थोड़ी देर बाद ही अनुराग का फ़ोन आता है तो उसे बातों में इतनी मशगूल हो जाती है कि उसे टाइम का पता ही नहीं चलता। रात को अनुराग से बात करते करते कब 3 बज गए उसे पता ही नहीं चला। घर में इतने सारे मेहमान आए थे तो प्रसून उसी के रूम में सोया था और जब रात को सोते हुए प्राची की आवाज़ से उसे डिस्टर्ब होने लगा तब वो झुंझला कर उठा और नींद में ही उबासी लेते हुए प्राची से बोला, ओफो दीदी, सोने दो ना, अब बस भी करो, और कितनी बातें करोगी आप जीजू से। और फिर से बिस्तर पर लेटते हुए बाकी बातें शादी के बाद कर लेना, कौन सा भागी जा रहे हैं जीजू, आप सोने दो मुझे भी और उन्हें भी, और खुद भी सो जाओ दीदी। ये कहते हुए वो सो जाता है। उसकी बात सुन प्राची हंसने लगती है और प्रसून को धीरे से चपत लगाते हुए कहती है, चुप बदमाश, शांति से सो जा तू। तो प्रसून उससे आंखें बंद किए ही बोलता है, आप शांति से सोने दो तब ना, कब से खुसर फुसर बात कर डिस्टर्ब कर रही हो मुझे। प्राची उसकी बात सुन जैसे ही कुछ कहने को करती है, फोन की दूसरी तरफ से अनुराग, जो प्राची और प्रसून की सब बातें सुन चुका रहता है, वो भी हंसते हुए प्राची से कहता है, चलो आरू, उसे सोने दो, हमारी वजह से वैसे भी उसकी नींद खराब हो रही है और रात भी काफ़ी हो चुकी है, हम कल बात करेंगे, अब तुम भी सो जाओ, वैसे भी तुम्हारा पीछा इतनी जल्दी तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुम सो जाओ तो मैं आ रहा हूँ तुम्हारे सपने में भी। अनुराग की बात सुन प्राची भी हंसने लगती है और उसे गुड नाइट डियर बोलती है, तो अनुराग भी उसको गुड नाइट माई लव कहता है। अगले दिन सुबह सुबह ही प्राची के घर में हल्ला गुल्ला मचा रहता है। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। इतने हल्ले और शोरगुल के बाद भी प्राची चैन की नींद सो रही थी, क्योंकि रात को सोते सोते उसे 3 बज गए थे। सभी लोग तैयार होने में लगे थे क्योंकि आज संगीत का कार्यक्रम था। अनुज ने कल रात को ही सबको सुबह जल्दी तैयार होने को कह दिया था, पर जिसकी शादी का संगीत का कार्यक्रम था वो तो घोड़े बेचकर सो रही थी। सुबह से उसे सुनैना जी, माही और प्रसून आकर उठा चुके थे, पर वो सबको बस 5 मिनट में उठती हूँ कहकर फिर सो जाती। अनुज और सोनम घर आते हैं और सुनैना जी से प्राची के बारे में पूछते हैं, तो वो उनसे बताती है कि वो तो सो रही है, कब से उठा रहे हैं पर उठने का नाम ही नहीं ले रही, अब तुम लोग ही जाकर उठाओ उसे। मुझे तो इस लड़की का कुछ समझ में ही नहीं आता, पहले तो अच्छी भली थी, अब जैसे जैसे उसकी शादी के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं इसकी हरकतें ही अलग होती जा रही है। ये कहते हुए वो दूसरे काम में लग जाती है और अनुज और सोनम उसकी बात सुन हंसने लगते हैं। दोनों प्राची के रूम में आते हैं
तो उसे सोते देख अनुज को शरारत सूझती है और वो सोनम को चुप रहने का इशारा कर धीरे से प्राची के पास जाता है और उसके कान में जोर से चिल्लाता है, मोटी। आवाज सुन प्राची एकदम से हड़बड़ाकर उठती है और जैसे ही सामने अनुज और सोनम को हंसते हुए देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अनुज की तरफ तकिया फेंक कर कहती है, कमीने कहीं के, कोई ऐसे उठाता है क्या? डरा ही दिया तूने तो। क्या कहा तूने मुझे? मोटी? मोटा होगा तू, समझा ना? उसकी बात सुन अनुज उसे जीभ से और भी चिढ़ाता हुआ कहता है, उठ जा मोटी, अब कुंभकर्ण की तरह सोएगी तो ऐसे ही उठाना पड़ेगा तुझे। अनुज की बात सुन प्राची उठकर उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़ती है और अनुज उससे बचने के लिए आगे आगे पूरे रूम में यहाँ से वहाँ दौड़ता है। सोनम उन दोनों को इस तरह चूहा बिल्ली जैसा एक दूसरे के आगे पीछे भागते देखती है तो पेट पकड़कर वहीं हंसते हंसते बैठ जाती है। वो दोनों भी थक कर सोनम के पास बैठ जाते हैं, फिर एक दूसरे का चेहरा देख फिर से हंसने लगते हैं। फिर अनुज उसे जल्दी से तैयार होने का कहता है क्योंकि सभी को उसने होटल सिटी पार्क में पहुंचने के लिए पहले से ही कह दिया था। अनुज ने प्राची की शादी के लिए होटल सिटी पार्क बुक किया था जहां से सभी कार्यक्रम होने वाले थे। अब तक अंजलि भी उन तीनों के पास आ जाती है तो अनुज उन तीनों को जल्दी से रेडी होने का कहकर बाहर आ जाता है और देखता है सुनैना जी किसी बात को लेकर परेशान दिख रही है। वह उनके पास जाता है और बड़े ही प्यार से उनसे पूछता है तो सुनैना जी उसे थोड़ा परेशान होते हुए सारा सामान होटल भिजवाने की बात कहती है। अनुज उन्हें बिल्कुल भी चिंता ना करने को कहता है और कुछ लोगों को बाहर से बुलाकर सारा सामान होटल ले जाने को कहता है और उन्हें भी जल्दी से तैयार होने को कहता है जिससे समय से सब वहां पहुंच जाएं। थोड़ी देर बाद अनुज सबको वहां लेकर होटल सिटी पार्क पहुंचता है। वहां एक बहुत बड़े से हॉल में संगीत के प्रोग्राम की सारी व्यवस्था की गई थी। सभी मेहमान आ चुके थे। आज सभी लड़कियां बहुत प्यारी लग रही थी। प्राची तो इतनी प्यारी लग रही थी कि सभी की निगाहें बार बार उसी पर ही ठहरे जा रही थी। माही तो उसके पास बार बार आकर उसे किस दे जाती। माही की यह हरकत देखकर सब मुस्कुराने लगते हैं। कुछ ही देर बाद वहां अनुराग भी अपनी पूरी फैमिली, दोस्तों और गेस्टों के साथ पहुंच जाता है। अनुज, प्रसून और अजय जीजाजी सबका होटल के मेन गेट पर वेलकम करते हैं। सब अंदर आते हैं तो एक बार फिर उन सभी का स्वागत सुनैना जी, अंजना और कुछ लेडीज करती हैं और उन सभी को स्टेज के सामने सबसे आगे लगे हुए बड़े बड़े सोफों पर बैठने के लिए कहते हैं। अनुराग जैसे ही पास के सोफे पर बैठी प्राची को देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। आज प्राची इतनी सुंदर दिख रही थी कि वो अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया था। तभी शिवम उसका मुंह बंद करते हुए कहता है, साले मुंह तो बंद कर ले, जब भी प्राची को देखता है मुंह खोल कर खड़ा हो जाता है। वैसे सच में आज अपनी प्राची बहुत प्यारी लग रही है। शिवम ने अपनी प्राची शब्द को थोड़ा जोर देते हुए कहा था जिससे अनुराग चिढ़कर उसकी तरफ देख जैसे ही कुछ बोलने को होता है उसे देख खुद ही हंसे बिना नहीं रह पाता क्योंकि इस बार शिवम अपना मुंह खोलकर खड़ा था और उसकी निगाहें अंजलि पर थी। आज अंजलि भी बला की खूबसूरत लग रही थी। वैसे तो आज वहां मौजूद सारी लड़कियां ही बहुत सुंदर लग रही थी पर प्राची और अंजलि कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी और ये सब सोनम का प्लान था। इस बार अनुराग शिवम का मुंह बंद कर उसे छेड़ते हुए कहता है, साले अब तेरा मुंह क्यों खुला हुआ है? बंद कर ले वरना मच्छर घुस जाएगा। उसकी बात सुन पास खड़े हुए साहिल और अखिल हंसते हैं तो शिवम थोड़ा छेप जाता है। छवि, खुशी और जोया प्राची से मिलने उसके पास चले जाते हैं। प्राची उन सब से मिलकर जया जी के पास आती है और जया जी और उनके बगल में खड़ी नीलिमा जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। जया जी उसे गले से लगा लेती है और फिर अपनी आंखों के कोरों से काजल निकालते हुए प्राची के कान के पीछे लगाते हुए कहती है, मेरी बच्ची को किसी की नज़र न लग जाए, बड़ी ही प्यारी लग रही है आज। फिर थोड़ी देर उससे बात कर वहीं सोफे पर सब बैठ जाते हैं। बाकी सभी भी बैठ जाते हैं। अनुराग ने वीरेन और सुधा को भी अपने संगीत के कार्यक्रम में बुलाया था। वो दोनों भी इतने दिन बाद प्राची से मिलकर बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।